हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 और 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 2 यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं फाइनेंशियल मार्केट को वापस से। तो फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और उम्मीद है आप लोग हर एक वीडियो को और पूरी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज ही देखते हुए आ रहे हो। तो फाइनेंशियल मार्केट था क्या कि ये एक ऐसी जगह है, ऐसी मार्केट है जहां पे हम सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर अलग अलग डेरिवेटिव्स हो, कमोडिटीज हो, उनके बीच में बाइंग और सेलिंग की बात करते हैं या फिर उनमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन लोगों के बीच में जिनके पास एक तो एक्सेसिव फाइनेंस मौजूद है, एक्सेसिव पैसा, सरप्लस अमाउंट में पैसा मौजूद है, और उन लोगों के बीच में जिन्हें उस पैसे की जरूरत है। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट ही वो जरिया है जिसके जरिए एक बिजनेसमैन, अगर उसके पास पैसे की कोई दिक्कत आ रखी है तो वो लोकल यानी कि लोकल पर्सन या फिर इंडिविजुअल से पैसे की डिमांड कर सकता है अपने शेयर्स के, अपने इक्विटीज के बदले में। हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सी कंपनीज क्या होती है, लिस्टेड होती हैं, जो करती क्या है, या तो अपना IPO लॉन्च करके आती हैं या फिर ऑलरेडी लिस्टेड होती हैं तो क्या करती हैं, अपने शेयर्स को लोकल पीपल में यानी कि नॉर्मल पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और उनसे एक प्राइस चार्ज कर लेती है अपनी कंपनी के शेयर्स के बदले, और फिर उस पैसे को अपने बिजनेस की ग्रोथ में, एक्सपेंशन में, ठीक है, इक्विपमेंट्स की डेवलपमेंट में यूज करके उस पैसे को मल्टीप्लाई करती है, जिससे सेवर्स को बेनिफिट क्या मिलता है, उन्हें पैसा मल्टीप्लाई होकर मिल जाता है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेनिफिट क्या, इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिल गया, और जो इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने वो पैसा लिया है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उन्हें क्या मिल जाता है, अपने बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन देखने को मिल जाता है या फिर ग्रोथ देखने को मिल जाती है। यानी कि बेनिफिट दोनों का है, फाइनेंशियल मार्केट दोनों की हेल्प करता है। सेवर्स की हेल्प इस चीज में करता है कि भाई जिनको जरिया नहीं मिल रहा था कि वो अपने पैसे को कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे अलग अलग कंपनीज की इक्विटी खरीद सकते हैं, तो उन्हें वो जरिया प्रोवाइड कर देती है। और जो बिजनेसमैन जिनके पास लैक था फंड का, सरप्लस अमाउंट फंड नहीं था, तो उनको पैसा मिल जाता है ताकि वो अपने बिजनेस में एडवांस या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर सके या फिर अलग अलग इनिशिएटिव्स ले पाएं और अपने बिजनेस की एक्सपेंशन कर पाएं। तो इसलिए हम फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट हमें फिर से इस वीडियो में समझना है, क्योंकि अब तक ये तीसरी वीडियो है इस चैप्टर की जहां पे मैं सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि अगली वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन इस वीडियो तक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो फाइनेंशियल मार्केट देखो यहाँ पे, तो फाइनेंशियल मार्केट कॉन्स्टिट्यूट अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये एक फाइनेंशियल सिस्टम का काफी क्रूशियल पार्ट होता है, सर्विंग एज प्लेटफॉर्म्स फॉर ट्रेडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जहां पे हम या तो ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि एक तरह से हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग करने के लिए अलग अलग फाइनेंशियल एसेट्स को, चाहे वो स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, डेरिवेटिव्स हो, ठीक है। इसके अलावा हम कमोडिटी भी ट्रेड कर सकते हैं, फंड मार्केट भी ट्रेड कर सकते हैं, तो वो सबका हमें बेनिफिट मिलता है ट्रेडिंग का और एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। और कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट को एक्सचेंज भी कर सकते हैं विद इन अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों में इन्वेस्टेड रहते हैं। कभी हमें कोई और सी कंपनी अच्छी लगती है इन्वेस्टमेंट के लिए, कभी कोई और सी कंपनी, तो ऐसे ही हम अलग अलग जगह पे अलग अलग फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं एक ग्रोथ के पर्पज से और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के पर्पज से। पार्टिसिपेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूड बोरोवर, इसके अंदर बोरोवर भी होते हैं। बोरोवर वो लोग जिन्हें पैसे की नीड है, हु इशू सिक्योरिटी, जो अपनी सिक्योरिटी इशू करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, उसको पैसे की जरूरत होगी तो उन्होंने अपना पहले IPO लॉन्च किया, फिर अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाई, यानी कि वो अपनी एसेट्स को, अपनी इक्विटीज को सेल करके लोगों से क्या लेती हैं, पैसा लेती हैं और उस पैसे को फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए अपने बिजनेस में यूज करते हैं। तो हु इशू सिक्योरिटीज, लेंडर्स, लेंडर यानी कि उधार देने वाले, हु परचेज सिक्योरिटी, ये वो लोग होते हैं, ठीक है, जो लोग, जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, जो उन एसेट्स या फिर उन शेयर्स को परचेज करने के बदले, उन बॉन्ड्स को परचेज करने के बदले पैसा पे करते हैं। तो वो हो गया हमारे पास यहाँ पे लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। और कुछ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी होते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी भी किसी एक नॉर्मल पर्सन को डर लगता है कि मैं कौन से शेयर खरीदूं, कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, कंपनी के बारे में पता लगाना, उनकी
उनके लिए मुश्किल होता है, वो कंपनीज के डाटा को समझ नहीं पाते हैं, तो वो करते क्या है, वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं। तो म्यूचुअल फंड हो गए या फिर अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पैसा प्रोवाइड कर देते हैं और उनके फंड मैनेजर्स अच्छी कंपनीज में अपना उनका पैसा डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, उनका पैसा भी ग्रो होता है और कंपनीज को कहीं ना कहीं इन म्यूचुअल फंड वगैरह से भी पैसा मिल जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, फाइनेंशियल मार्केट्स ऑल्सो इनकम्पास वेरियस प्लेटफॉर्म्स। यही नहीं अलग तरह के प्लेटफॉर्म बनाते हैं, सच एज दलाल स्ट्रीट, आप लोगों ने ये पहले बहुत बार सुना होगा, एंड कैपिटल मार्केट जिसको हम बोलते हैं, फैसिलिटेटिंग द ट्रेडिंग ऑफ डाइवर्स एसेट्स। ये अलग अलग एसेट्स की ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, लाइक बॉन्ड्स हो गई, बॉन्ड की ट्रेडिंग में हेल्प हो गई, ठीक है, इक्विटीज की ट्रेडिंग में हेल्प हो गई, फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग में हेल्प हो गई, एंड डेरिवेटिव्स जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस, जहाँ पे लाखों लोग अपना पैसा गंवाते हैं। क्यों? क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना प्रॉपर नॉलेज के यहाँ पर बताते हैं कि भाई हम तो यहाँ से करोड़पति बन के ही बाहर आएंगे, फिर पता लगे करोड़पति तो छोड़ो, जो पैसा था हाथ में वो भी गवा के बैठ गए, है ना। हो सकता है आप में से ही बहुत से लोग हों, ठीक है, जिन्हें नया नया पता लगा हो डेरिवेटिव्स के बारे में, फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पे गवाया हो। तो डिस्पाइट देयर डिफरेंट नेम्स, अगर हम इन सारे नाम को छोड़ दें, ठीक है, दीज मार्केट्स शेयर द फंडामेंटल पर्पज ऑफ अनेबलिंग बिजनेसेस टू रेज कैपिटल। तो इसका मतलब क्या है कि इनका मेन बिजनेस ये था डेवलपमेंट का, कि ये कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन हैं, अगर उसे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो उनकी कैपिटल रेज करने में हेल्प करते हैं। कि वो पैसा कहाँ से लेंगे, तो पब्लिक से पैसा मांगते हैं अपनी कंपनी के शेयर्स, अपनी कंपनी के इक्विटीज को लोगों को प्रोवाइड करके, टू रेज कैपिटल फॉर एक्सपेंशन एंड ऑफरिंग इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। और यही नहीं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को या फिर जो सेवर्स होते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने की, और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं इन्वेस्टर्स को भी। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका रिस्क एपेटाइट काफ़ी अच्छा होता है, जो जिंदगी में रिस्क लेना पसंद करते हैं, वो इक्विटीज की तरफ जरूर जाते हैं। जैसे चाहे मैं अपनी ही बात कर लूँ, ठीक है, तो हम लोग भी अब देखो डाइवर्सिफाई फंड तो है, चाहे आप उसे एफडी में रखो, एफडी में रखना अच्छी बात होती है, बैंक में पैसा मेरे हिसाब से जितना जरूरी है उतना ही रखना चाहिए, एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए खासकर, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपका मन करे आप अलग एसेट्स में उस पैसे को लगा सकते हो, जिनमें से एक जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट एसेट होती है स्टॉक मार्केट, या फिर अलग अलग और अच्छी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स जो हम चूज करके लगातार उसमें पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं। या फिर अगर मेरा मानना है अगर लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं भी आ रहा, तब भी वो एक अच्छी एसआईपी तो कर सकते हैं किसी अच्छे की म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है, तो वो भी एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर दे सकते हैं फ्यूचर में। तो वही चीज़ यहाँ पे है, इन्वेस्टर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल जाती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब एक पॉइंट क्या आता है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की। भैया फाइनेंशियल मार्केट के रोल क्या होते हैं? वैसे तो हमने इसको प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे रोल थोड़े से अलग हो जाते हैं। पहला रोल क्या है, प्राइस सेटिंग एंड एसेट वैल्यूएशन, यानी कि ये हमारी हेल्प करते हैं प्राइस को सेट करने में। हम सब जानते हैं कि हर एक कंपनी का शेयर प्राइस अलग अलग हो सकता है, किसी कंपनी के शेयर बहुत सस्ते हो सकते हैं, किसी कंपनी के शेयर बहुत महंगे हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है उसकी मार्केट में डिमांड क्या चल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अच्छी कंपनीज के शेयर प्राइस जनरली चेक करोगे तो आपको महंगे मिलेंगे एज कम्पेयर टू बेकार कंपनीज। क्यों? क्योंकि उन कंपनीज इसलिए महंगी है क्योंकि उनकी डिमांड लगातार बढ़ती रहती है, तो उनका शेयर प्राइस लगातार बढ़ता रहता है। फिर उन कंपनीज को बहुत बार अपने शेयर प्राइस को स्प्लिट भी करना पड़ता है ताकि शेयर प्राइस सस्ते हो पाए। और शेयर स्प्लिट करने का मोटिव क्या होता है? क्योंकि जब शेयर प्राइस सस्ते हो जाएंगे तो लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि अब शेयर सस्ते हो गए हैं तो शेयर लेना ईजी हो गया उस कंपनी के, तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। जैसे हम इंडिया में बात करते हैं, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में ना शेयर हमेशा होल नंबर में आप खरीद सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल नंबर में 1, 2, 5, 7 ऐसे ही, आप फ्रैक्शंस में शेयर नहीं खरीद सकते। लेकिन फॉरेन मार्केट में चीज़ पॉसिबल है। अगर मुझे गूगल के शेयर खरीदने हैं, एप्पल के शेयर खरीदने हैं, तो मैं उसे फ्रैक्शंस में भी यानी कि पॉइंट्स में भी बाय कर सकता हूँ अगर मेरे पास ज़्यादा फंड नहीं है तो। लेकिन इंडियन मार्केट में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए बहुत सारी कंपनीज जो हैं जब उनका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है वो कंपनीज अपने शेयर प्राइस को स्प्लिट कर लेती हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि प्राइस कैसे सेट किए जाएंगे अलग अलग एसेट्स के, अलग अलग बोर्ड के, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। एंड एसेट वैल्यूएशन, और जो भी एसेट है वो उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी टाइम के साथ। और टाइम के साथ हम ये भी जानते हैं कि प्राइस में चेंज भी आता है। जैसे जैसे उस एसेट की डिमांड बढ़ती है वैसे उसके प्राइस ऊपर जाते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक इन्वेस्टर को दो तरह के बेनिफिट मिलते हैं। अगर कंपनीज अच्छी हैं तो प्रॉफिट का हिस्सा एज अ डिविडेंड पे भी करती है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। दूसरा, अगर शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो कैपिटल गेन का
क्या बेनिफिट मिलता है। तो ये सब कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलता है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आता है, आर्बिट्रेज। कई बार क्या होता है कि ना कुछ लोग शेयर मार्केट के लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। जैसे मान लो कि रेगुलेटरी बॉडी थोड़ी सी वीक पड़ गई तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो लूप होल्स ढूंढ लेते हैं और वो फिर उसी अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना के उस मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से पैसा निकाल लेते हैं। वही चीज यहाँ पे है। आर्बिट्रेज का मतलब क्या आता है, इन रीजन्स विद डिस्पैरेट प्राइसेस फॉर कमोडिटी, जहाँ पे प्राइस जो कमोडिटीज के प्राइस में काफी डिफरेंस है, एंड करेंसीज ड्यू टू वीक फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, काफी ज्यादा वीक है। ट्रेडर्स एंगेज इन आर्बिट्रेज टू एक्सप्लॉइट दीज डिफरेंसेस। तो जो ट्रेडर्स हैं वो आर्बिट्रेज यूज करते हैं टू एक्सप्लॉइट दीज डिफरेंसेस, ताकि इन डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट कर पाएं, लीडिंग टू प्राइस कन्वर्जेंस एंड इनहेंस ओवरऑल इकोनॉमी, और इस तरीके से इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो हो गया लूप होल्स के जरिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए भी ये चीज़ क्या होती है, काफ़ी बार अच्छी होती है, और प्राइस को अच्छे तरीके से डिटरमाइन करने में भी, है ना। और इसलिए आपने देखा होगा कि जनरली स्टॉक मार्केट हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अपने स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं, निफ्टी की, ठीक है, या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, है ना, दो ही तो है मेनली, बीएससी और एनएससी। तो दोनों में क्या होता है कि रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, है ना। सेबी क्या करती है, पूरे स्टॉक मार्केट को अपने हिसाब से रेगुलेट करती है, ताकि किसी भी तरह की धांधली वगैरह ना हो, या फिर जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं उनका नुकसान ना हो किसी कंपनी के अंदर, है ना। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, रेगुलेटरी बॉडी है ये। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, रेजिंग कैपिटल। अब रेजिंग कैपिटल, भाई कैपिटल कौन रेज करेगा, प्रोड्यूसर्स या फिर बिजनेसमैन, जिन्हें पैसे की जरूरत है, जो जिनकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। उन्होंने लिस्ट ही इसलिए करवा रखी है कि अगर उन्हें कभी भी फर्दर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े, पैसे की जरूरत पड़े अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, इनिशिएटिव्स लेने के लिए, या फिर नई नई टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अगर उन्हें पैसा कम पड़ रहा है तो वो स्टॉक मार्केट की हेल्प से कैपिटल को रेज कर सकते हैं। यानी कि लोगों को अपने बिजनेसेस में पार्टनरशिप प्रोवाइड करके, उन्हें मेंबर बना के, उनको इक्विटी प्रोवाइड करके उनसे पैसा ले सकती है। इसी के लिए तो मेनली स्टॉक मार्केट को समझते हैं। तो ये हो गया एक पॉइंट, रेजिंग कैपिटल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट रुकना। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ कि कैपिटल को रेज करने में हेल्प जरूर मिलती है फाइनेंशियल मार्केट के जरिए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन करनी हो, है ना। यानी कि बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो है हम फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से कर पाते हैं। कई बार तो आपने ऐसा भी देखा होगा कि हम बहुत सारे एसेट्स को डायरेक्टली लोगों को प्रोवाइड करके कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं किसके जरिए, फाइनेंशियल मार्केट के जरिए। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में भी होने लग गई है अब तो, है ना। या फिर हम बहुत सारे शेयर्स को देके भी कोई प्रॉपर्टी, कोई और चीज़ एक्वायर कर सकते हैं। यानी कि शेयर्स भी ट्रांसफर किए जाते हैं, एज अ गिफ्ट ट्रांसफर कर लो, या फिर कोई ट्रांजैक्शन फुलफिल करनी हो उसके लिए ट्रांसफर कर लो। तो इस चीज़ के लिए, इसलिए आपने देखा होगा वैसे, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज जो है ना वो क्रिप्टो को बैन भी कर रही थी बीच में, ही क्रिप्टो के जरिए ना बहुत सारी इनलीगल एक्टिविटीज भी की जाती थी। तो वही चीज़ यहाँ पे है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, इन्वेस्टिंग। भाई इन्वेस्टमेंट करने में तो हेल्प मिलती है। जैसे कि रेजिंग कैपिटल किसके लिए बेनिफिट था, प्रोड्यूसर्स के लिए। प्रोड्यूसर को, बिजनेसमैन को कैपिटल कमाने का मौका मिल रहा है, कैपिटल मिल रहा है ताकि बिजनेस को और बड़े लेवल पर ग्रो कर पाए। सेम ऐसे ही इन्वेस्टिंग का बेनिफिट किसको मिल रहा है, आम आदमी को, कि एक आम आदमी बड़ी बड़ी कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है और अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता है, और फ्यूचर के साथ, टाइम के साथ एक अच्छी खासी वेल्थ को गेन यहाँ पे कर सकता है। वो सब बेनिफिट कब है, जब वो अपने पैसे को इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। तो इन्वेस्टिंग करने का मौका मिलता है किसके जरिए, फाइनेंशियल मार्केट के जरिए। इसके बाद 6 पॉइंट क्या आता है, रिस्क मैनेजमेंट। भाई रिस्क मैनेज करने का मौका मिलता है। रिस्क मैनेजमेंट क्यों, क्योंकि इतने सारे एसेट्स हो गए हैं जहां पे एक पर्सन अपने पैसे को लगा सकता है, जिससे क्या है कि एक पर्सन जो है वो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर पाता है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, है ना। कुछ पैसा किसी कंपनी ए में लगा दिए, किसी कंपनी बी में लगा दिए, किसी कंपनी सी में लगा दिए, किसी कंपनी डी में लगा दिए, बॉन्ड्स में लगा दिए, एफडी में लगा दी, या फिर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगा दिए, जिसके जरिए क्या है कि उसका पैसा अब डाइवर्सिफाई हो चुका है, तो अब वो थोड़ा टेंशन में कम रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर कहीं से लॉस आया भी तो और भी तो जगह है जहाँ पे मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रखा है, वहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉफिट आएगा और मैं ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहूँगा, अगर मैंने ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट ढंग से चूज करके जब उनमें पैसा लगाया है तो वही चीज़ यहाँ पे है, रिस्क मैनेज करने का मौका मिल जाता है। इसे रिस्क मैनेजमेंट कह लो, या फिर आप इसे रिस्क एलोकेशन भी कह सकते हो, कि रिस्क
रिस्क एलोकेट करने का मौका मिलता है, रिस्क को डिवाइड करने का मौका मिलता है, जिससे एक पर्सन कम से कम रिस्क में रहता है और अपने पैसे को ग्रो होता हुआ आराम से देख पाता है। तो ये सब बेनिफिट किसकी वजह से है? फाइनेंशियल मार्केट की वजह से है। और अब तो फाइनेंशियल मार्केट और ईजी हो गई है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, क्योंकि पहले तो लोग अगर शेयर्स खरीदने हो तो पेपर्स के जरिए या फिर NSE BSE में जाके शेयर खरीदने पड़ते थे, लेकिन अब तो इजी हो गया। अब तो घर बैठे बैठे फोन में डीमैट अकाउंट खुलवाओ, ठीक है, आपका ब्रोकर आपको क्या कर देगा? शेयर्स दे देगा, अगर आप उसके लिए पैसे पे कर देते हो तो बैंक से पैसा ऐड करो, शेयर्स खरीदो। शेयर्स को ट्रेड भी करना ईजी हो गया है, लैपटॉप पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के, फोन पे बैठ के, हर चीज़ करनी ईजी हो गई है इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। और ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को प्रेफर कर रही है और वो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, ताकि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो लोगों के लिए समझना और ईजी हो जाए, लोग इसके रिस्क को समझ पाएँ और इसी तरीके से काम कर पाएँ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास यहाँ पे सारे पॉइंट खत्म, जहाँ पे हमने रोल भी देखे अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट्स के। ठीक है, और यही नहीं, फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन भी देखा। आई बात समझ में? तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक यहाँ पे क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो अब हम समझेंगे अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कि फाइनेंशियल मार्केट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। उम्मीद आपको समझ में भी आ रहा है। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन हो, कमेंट बॉक्स खोले हुए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे जाके मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, यानी कि 9667836336 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।